है ना? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोगों को होगी। तो फील्ड में परिचय नहीं होगा आप लोगों का, फील्ड को नहीं बना पाओगे तो फिर आगे जॉब की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर है उनके साथ तो बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आओगे तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर है, ये चीजें हैं, सब चीजें हैं। वो चीजों पर आपको हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। घर बैठ के क्या कर रहे हो? एक सेशन निकल गया, इसलिए निकल आओ आप लोग, है ना? जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार में है वो लोग भी रिजर्वेशन कराओ, निकलो, है ना? आप लोग आओगे नहीं तो यूनिवर्सिटी को क्या लेना देना? हम्म? वो पत्रकारिता के कैसे छात्र हो यार आप लोग, अपने लिए नहीं कर पा रहे हो कुछ? बाहर निकलो, विश्वविद्यालय को देखो, विश्वविद्यालय के साथ में अपना डिमांड रखो, सारी चीजें करोगे जब तो होगा। जब कोई बच्चा आकर के बोलेगा ही नहीं विश्वविद्यालय, जब बच्चे दिखेंगे ही नहीं तो विश्वविद्यालय को क्या मतलब कि आप लोग आओ या ना आओ? डिग्री तो आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। आने लगोगे तो फिर दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? कि आने नहीं चाह रहे हो? सर आना चाहते हैं पर मतलब घर में भी अगर कुछ बोलते हैं तो पापा बोलते हैं कि पहले पूछो ठीक से, उनको लगता है कि नोटिस आएगा, वो पूरा समझ नहीं पाते, नहीं बोलते रुको, तो नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा। यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस नहीं आएगा। और यहाँ पूरे यूनिवर्सिटीज जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह हैं जो सब खुल चुके, स्कूल पूरे खुल चुके। ठीक है, पर स्कूल वहाँ पे सारा खुला हुआ है ना? सब खुला भाई, मेरी बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है। हुँ? और कोरोना का ऐसा कोई डर बचा नहीं है। क्यों डर रहे हैं घर के लोग? उनको समझाओ, है ना? समझाओगे तब तो हो पाएगा कुछ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। घर वालों को क्या है, घर वालों से बोलना कि विश्वविद्यालय पीले चावल नहीं भेजता। समझ गए? पीले चावल का अर्थ समझते हो? ये सर वो शादी वादी के लिए साबुन भेजा जाता है सर। हाँ 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 हाँ, तो विश्वविद्यालय पीले चावल नहीं रखेगा आपके दरबार, है ना? हाँ, तो सीधे सीधे यहाँ तो क्या है कि खुद ही बारात लेके आना है ना? तो आ जाओ, ज्यादा बेटर होगा और तुम लोगों को सीखने पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ आ जाओगे तो कुछ लाइन क्लियर हो जाएगी, है ना? कुछ यहाँ वहाँ बैठना उठना शुरू हो जाएगा, कुछ छोटे मोटे काम बैठोगे। विश्वविद्यालय 4 घंटे 5 घंटे का रहेगा, इसके बाद जहाँ बैठोगे तो कोई चीज सीखोगे। ढेर सारे चैनल्स हैं, ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं भी बैठोगे कि 2-2 4-4 घंटे भी तो नया कुछ सीखने को मिलेगा। है, कुछ नहीं होगा तो कंप्यूटर पे हाथ साफ करने को मिल जाएगा, टाइपिंग आप लोगों की सुधर जाएगी, थोड़ी भाषा सुधर जाएगी। ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी, है ना? ये ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहो कि बहुत इजी जॉब हो जाता है। जब तक जानकारी में नहीं रहेगा, जब तक इजी जॉब नहीं होता, है ना? तो थोड़ा मेरे अनुभवों का लाभ लो, जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल हकीकत समझो, है ना? सर निकलो। हाँ बोलो। सर मैं तो आना चाह रही हूँ, पर सर प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मैंने सुना है कॉलेज अपना शिफ्ट होगा नई ब्रांच में, तो अगर कौन हम ने कहा है? अकोमोडेशन लेते हैं। कौन ने कहा है? सर ऐसे सुनने में आया नई ब्रांच बनी है अपने कॉलेज की, तो वो वहाँ शिफ्ट होगा और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज और सब है। हाँ, तो हॉस्टल अगर फैसिलिटी अभी तो हम है। लोग आते हैं और यहाँ पे अगर अकोमोडेशन लेते हैं जहाँ पुराने वाले कॉलेज के पास में, और कुछ टाइम बाद 2 to 3 months में अगर कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो वापस हमें वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो वेट कर रही हाँ थी कि 15-20 डेज में या दिवाली के बाद ऐसा कुछ था कि कॉलेज हाँ, शिफ्ट हो जाता है नए वाले ब्रांच में, तो हम डायरेक्ट वहीं जाके अकोमोडेशन लेते हैं। किसने बोल दिया बच्चे? सर ऐसे ही सुनने में आया है हमें। अरे तो कानों पे हाँ भरोसा नहीं सर, ये करते बच्चे। सुनने में तो आया। पत्रकारिता तो में सर पत्रकारिता में तुम लोग कानों पे भरोसा क्यों करते हो? ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये तो कह दिया जाता है ठीक है, अभी नहीं जा रहा विश्वविद्यालय,
अभी बहुत टाइम लगेगा। अनऑफिशियली मैं बता दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय नहीं बताएगा। मैं तो पत्रकार हूँ ना, मुझे बात तो मालूम है ना कब जाएगा। ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग शिफ्ट हाँ कर लें, फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो हम हाँ कर सकते हैं विश्वविद्यालय, फिर तो। हाँ तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, विश्वविद्यालय को भी मालूम नहीं है। अंदर की बात यह है कि विश्वविद्यालय की ओपनिंग के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इनवाइट करना है, वो टाइम नहीं दे रहे। ओके, ओके। ठीक है सर, राष्ट्रपति फिर इतनी तो आसानी जल्दी से आए, ज्वाइन करते हैं कॉलेज। हैं? फिर तो है सर ना? जल्दी ज्वाइन करते हैं कॉलेज, मैं तो इसी चीज हाँ का वेट इसीलिए, कर। इसीलिए कह रहा हूँ, किसी का हॉस्टल की सुविधा है ना? सर मेरे को बाहर अकोमोडेशन लेना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर ले लूंगी सर। नहीं, पर बाहर से बस कोई ये है दिक्कत कि अगर नहीं है। कुछ टाइम बाद अगर शिफ्ट होता है तो फिर सारा अपना जो सामान है वो वापस उधर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए वेट कर रही थी। अरे भाई, कितना कितना सामान लेके आओगी? नहीं सर, फिर भी थोड़ा सा तो वो पता लगा अरे मुझे कि वो सिटी से थोड़ा अरे, दूर है। एक ट्रक सामान लेके आ रही है क्या घर से? सर सामान तो हो ही जाता है। थोड़ा हो अरे तो जाता है एक सर, ट्रक, बाहर जाते हैं तो। अच्छा अरे सर, तो ये एक नया सामान, कैंपस कितना दूर होगा सर वहाँ से, अभी पुराने नया वाले से? कैंपस, नया कैंपस दूर है, सिटी से बाहर है ना? भोपाल शहर जी से सर। बाहर है ना? सिटी भोपाल शहर आना पड़ेगा, तो भोपाल शहर आना पड़ेगा, है ना? कैंपस अच्छा है। सर तो नए कैंपस में हमें पढ़ने को मिलेगा या फिर पुराने में ही हमने मतलब पास आउट हो जाएंगे? ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकती कि अगला सत्र जो है शुरुआत वहाँ हो जाए। अगला सेशन वहाँ शुरू हो जाएगा। यदि बहुत ज्यादा प्रयास शुरू हो जाते हैं तो अगला सेशन वहाँ हो जाएगा, ओके सर। है ना? मैं भी सोच रहा हूँ कि नया कैंपस में कम से कम पढ़ने को मिले तुम लोगों को, तो अच्छा लगे एटमॉस्फेयर, क्योंकि बहुत प्यारा बना है वो कैंपस। इस वाले सर कैंपस पुराना बहुत, वाला जो है वहां से मतलब पता चला था हमको कि 15 मिनट की दूरी पे हॉस्टल है, से पुराना वाले कैंपस जो है। पुराने वाले कैंपस से, मतलब एक मेरी सीनियर है वहीं से पास हाँ आउट हुई है, तो हाँ हाँ, वही बता रही थी कि बस से मतलब। वहाँ नए वाले कैंपस में हॉस्टल की सुविधा है। ओ, हाँ पुराने वाले में मतलब थोड़ा जाना पड़ता है, वो बोल पुराने रही थी। पुराने वाले का दूर है, करीबन 10-12 किलोमीटर अच्छा, वो बोली है ना? थी कि और बस से। अच्छा। हाँ बस है, बस की फैसिलिटीज अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर है। और वैसे विश्वविद्यालय के जितने लगभग छात्र जो हैं, वो लगभग लगभग ज्वाइंट वेंचर में सब एक दूसरे के साथ में अटैच होकर के एमपी नगर के इर्द गिर्द ही रह रहे हैं, है ना? तो दो दो तीन तीन मिल करके एक साथ ले लेते हैं, रह लो। उसका इंतजार करोगे नए कैंपस का कि हॉस्टल का, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर नहीं निकल पाओगे घर से। फिर ये सेशन पूरा निकल जाएगा और कोई भरोसा नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लासेस कब बंद कर दें, फिर मजबूरी हो जाएगी आपको निकलना, है ना? एक साथ दो काम नहीं हो सकते ना, कि फिजिकल क्लास भी यूनिवर्सिटी में जाके ली जाए और ऑनलाइन भी ली जाए, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन कोशिश करो, मेरा कहना ये है कि कोशिश करो कि निकल जाओ आप लोग, अच्छा रहेगा, है ना? सोचो मत, जितना सोचोगे उतना फंस जाओगे सब लोग, है ना? ठीक है, मूड बना लो, घर वालों को कन्विंस कर लो, निकल आओ, है ना? मेरी वीसी से बात हुई है इस संबंध में, बोले कोई दिक्कत थोड़ी है, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए, मूड ही नहीं बन रहा बच्चों का घर से निकलने का, विश्वविद्यालय क्या करेगा? हम्म? ठीक है, घर वालों को कन्विंस करो सब लोग, है ना? तो जो लोग छठ पूजा वाले हैं, छठ पूजा करो और उसके पहले रिजर्वेशन करा लो। कैंपस देखा है? किस किस ने देखा है नया वाला? भोपाल आए हैं कोई लोग? सर यूट्यूब पे देखा है हमने बस। बस? हाँ सर। अरे यार, तुम लोग भी कैसी जिंदगी जीते हो बच्चों, हैं? सर मैंने दूर से देखा है, वहाँ अभी एग्जाम था मेरा और नील अरे बड़क तो से उधर दूल्हे की गया था। दूल्हे, अरे तुम लोग फोटो देख करके सिलेक्ट कर रहे हो दूल्हे दुल्हन को? हम्म?
ऐसा थोड़ी होता है। यूट्यूब पे देखो, आके देखो ना, कैंपस देखो, विश्वविद्यालय घूमोगे सर तो अरेंज मैरिज। हाँ बस 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 यही दिक्कत हो गई ना। उसमें झुकना पड़ता है सर। आकर के देखो ताको, पुरानी परंपराओं में मत रहो। देखो आके देखोगे तो विश्वविद्यालय का एक एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, एक कैंपस का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप स्कूल भी जाते हो तो वो चाहे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, कॉलेज जो जाते हो, जो उत्साह, एक ऊर्जा रहती है ना, काम करने की ललक, पढ़ने की ललक, वो सारी चीजें अलग होती हैं। एक अलग चीज मिलती है आपको, एक एनर्जी बिल्डअप होती है उससे, काम करने के एक माहौल बनता है कुछ करने का। घर में फिर 10 झंझटें होती हैं तो काम, पढ़ाई भी नहीं होती और काम भी नहीं होता। और आप लोग प्रोफेशनल डिग्री में हो और आने वाले 1 साल के बाद में आपको धंधे में उतरना है सबको। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के लिए शौक हो सकता है डिग्री, लेकिन अमूमन लोगों के लिए शौक नहीं है। अमूमन लोगों के लिए रोजगार का जरिया है, और रोजगार घर बैठ करके नहीं हो पाता। वो पत्रकारिता का रोजगार तो घर बैठ के हो ही नहीं सकता। और माहौल इतना तेजी से बदल रहा है कि उसको आप समझ नहीं पाओगे जब तक कि बाहर नहीं निकलोगे। उसी एटमॉस्फेयर में, उसी फ्रेंड सर्किल में, उन्हीं दोस्त यारों के बीच में कंटिन्यू आप रहोगे तो आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा। होम सिकनेस बनी रहेगी। होम सिकनेस से थोड़ा दूर हो। जब तक होम सिकनेस रहेगी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। कभी भी देखा किसी के नेटिव प्लेस पे आपको ज्यादा सफल होते हुए? बताओ, लगता है? सर अभी तक तो नहीं दिखा, कहीं रेयर एग्जांपल होगा, कहीं हो सकता है एक्सेप्शन टाइप का। हाँ, नेटिव प्लेस पे नहीं होता। देखो क्या होता है, नेटिव प्लेस पे आपकी प्रोग्रेस दूसरे लोगों को खरती है। नेटिव प्लेस पे आपके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। कलेक्टर भी कभी ये नहीं कहता कि मुझे अपने जो नेटिव प्लेस है उस डिस्ट्रिक्ट का तुम मुझे कलेक्टर बना दो। वो कहता नहीं भैया, मध्य प्रदेश का होगा तो सिलेक्ट करेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का होगा तो कहेगा मैं बिहार जाऊंगा, बिहार वाला होगा तो बोलेगा मध्य प्रदेश जाऊंगा। वो भी नहीं पसंद करते। यही हाल पत्रकारिता का भी है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से आकर के मध्य प्रदेश में लड़के सफल हो गए, और मध्य प्रदेश के लड़के जाकर के महाराष्ट्र में सफल हो गए। मध्य प्रदेश के लड़के दिल्ली में पहुंच गए। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब बिहार का कोई बहुत बड़ा आपको दिख रहा है तो रवीश कुमार को बिहार में पत्रकारिता करना थी, दिल्ली का गए। बहुत सारे पत्रकार हैं आपके। सर उनकी पूरी पढ़ाई तो दिल्ली में ही हुई है सर, उधर के एक उनकी प्राइवेट पढ़ाई कॉलेज। हुई। अरे मेरे मित्र हैं मुजफ्फरपुर में हैं कुछ पत्रकार मेरे, हिंदुस्तान टाइम्स में थे, यही भोपाल में पत्रकारिता कर रहे थे। जब हिंदुस्तान टाइम्स जाने लगे मुजफ्फरपुर तो मैंने उनको इनकार किया कि मत जाओ, प्रोग्रेस तुम्हारी रुक जाएगी, 2 4 5 साल पैसा अच्छा मिलेगा लेकिन नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। नतीजा ये हुआ, इस कुछ साल चले, हिंदुस्तान का सब बंद हुआ तो वो भी बेरोजगार हो गए। अब मुझको फोन कर रहे हैं कि बाहर भोपाल आ जाऊं मैं। मैंने कहा भोपाल का अवसर खत्म हो गया। तो बहुत सारी दिक्कतें होती ना, घर में आदमी रहता है तो तमाम, क्योंकि आप लोग यदि घर में हो तो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ रही है ना पढ़ाई के अलावा। यहाँ आ जाओगे तो सिर्फ एक ही एम रहेगा कि पढ़ना है, कुछ करना है, पढ़ना है, कुछ करना है। 2 घंटे बचे हैं तो कुछ करना है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? इसीलिए समझा रहा हूँ कि बाहर निकल जाओ। वैसे वरना मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि आप लोग आ जाओगे तो फिर मुझे कुछ उससे फायदा होने वाला है। फायदा आप लोगों का है। मैं तो जो कर रहा हूँ करता रहूंगा। ठीक है ना? आ जाओगे, रूबरू मिलोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। आप लोगों में से कुछ मेरी पसंद हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। कुछ के लिए आगे की प्रोग्रेस अपन देख सकते हैं, मिल बैठ करके सारी चीजें सुन सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ, एक क्लास के बाद में एक सब्जेक्ट भेजूंगा मैं आप लोगों को। उस पे आप लोग 200 से 250 शब्दों में एक डिस्पैच बना के मेरे को मेल कर देना। ठीक है? मेल आईडी भी साथ में दे दूंगा। क्या है ना? सर?
एक सब्जेक्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा, उस पे 200 से 250 शब्दों का एक आर्टिकल लिख करके आप सब लोग मेरे को भेजोगे मेल आईडी पे। ओके सर कब तक आपको कब तक? भेजना है? ये प्रैक्टिकल के उसमें है आपके, इसकी नंबरिंग होगी तो आप मुझे 2 दिन के अंदर भेज देंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। बाकी आपकी जो 15-16 तारीख को इंटरनल होंगे तो उसी दिन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ईमेल आईडी आपके पास रहेगा तो उस पर भेज दीजिएगा। सर इंटर्नल अपने ऑनलाइन होंगे क्या सर? हाँ, ऑनलाइन ही हो रहा, ऑनलाइन ही भेज देना मेल पे, है ना, वो ज्यादा टेंशन का काम नहीं है। ओके सर। हाँ, मेरी बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। सर Yes, मेल sir. आईडी आप हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मेल आईडी आप अपना सेंड मतलब मेल आईडी मैं जो आर्टिकल के लिए आपको सब्जेक्ट दूंगा उसके साथ में मेल आईडी अटैच रहेगी। ठीक है, ओके सर। ओके भेज दो। मेरी तबीयत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, खांसी चल रही, इसलिए मैं थोड़ा संकोच से बोल रहा हूँ, स्लो नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि दीपावली से बीमार पड़ा हूँ लगभग। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अपनी क्लास में सब्जेक्ट वगैरह पे तो होगी चर्चा, एडिटोरियल फॉर्मेट समझते हो आप लोग? हाँ सर, मतलब एडिटोरियल का फॉर्मेट क्या होता है? नहीं सर। सर वो जैसे सर नहीं पता। ध्यान देकर शायद लिखना होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन जितना जानता हूँ नहीं, बता रहा हूँ सर। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी चैनल का या किसी भी अखबार का या किसी भी मैगजीन का, सबका एक संपादकीय विभाग, एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट का सिस्टम पता है? नहीं सर। किस सिस्टम पे काम करता है, कितने क्या क्या वहाँ पद होते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके से कवरेज होती है। एडिटोरियल का पूरा एक फॉर्मेट होता है ना? उस फॉर्मेट को आप लोगों की नॉलेज में है? मैं क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग उतरने वाले उस फील्ड में, और हो सकता है दीगर क्लासों में आपको ये चीज बताई जाए, लेकिन मेरे अनुभव की है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। है, नॉलेज में है आप लोगों के? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। है ना सर भाई? नहीं देखो सर। यार, हायरार्की टाइप के बोल रहे हैं सर आप, हैं? जो एक एडिटोरियल की हायरार्की होती है कि चीफ एडिटर इन चीफ हाँ होते हैं, वही बोल उसके रहे बाद हैं सर, एडिटर चीफ होते हैं, एडिटर। सब एडिटर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, ओके ओके ओके, सही समझे। तो जी जी क्या होता है कि किसी भी चीज का आप लोग अखबार को जो समझते हो, पहले बुनियाद आप उसकी समझो। अखबार या चैनल, इनकी पहले बुनियाद समझो कि अखबार और चैनल जो आपके सामने मुखड़ा दिखाई देता है, उसके पीछे कितने डिपार्टमेंट्स और कितने लोग काम करते हैं। अकेले अखबार में रिपोर्टर, संपादक अकेला नहीं होता, ठीक है? एक अखबार के अंदर 300 से 400 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, एक मिनिमम मतलब कैपेसिटी है ये, ठीक है? तो इनमें एडिटोरियल डिपार्टमेंट उनका सबका एक पार्ट है। आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि एक चैनल में या प्रिंट मीडिया में एक अखबार के लिए कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और कितने डिपार्टमेंट्स में हम जाकर के अपनी रोजगार के साधन ढूंढ सकते हैं। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि आप कहाँ घुसोगे, तो आपको ये आप मतलब भ्रमित हो जाओगे। यदि आपको ये चीज की नॉलेज हो जाए कि ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन है, क्योंकि अखबार में संभव नहीं होता कि आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो स्क्रिप्ट राइटर आपके मुंह जबान पे आ गया कि हम तो स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना है। अमूमन
खास तौर से लड़कियों के मन में दिमाग में रहता है हम तो स्क्रिप्ट अच्छी लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पे एक कैपेसिटी होती है, एक संख्या होती है, उस संख्या से अधिक नहीं हो सकते, उतने आदमी नहीं जा सकते। लेकिन उसी संस्थान में स्क्रिप्ट राइटर से अलग भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से आप शुरुआत करके अपने मकाम पे जा सकते हो। सिर्फ नाम बदल जाते हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा दिमाग यहाँ नहीं चल रहा तो यहाँ चल सकता है। एक टारगेटेड नहीं होता कि आप टारगेटेड बना लो दिमाग में कि हम मुझे तो संवाददाता बनना है, मुझे तो पत्रकार बनना है। पत्रकार मतलब लोगों ने समझ लिया कि रिपोर्टर बनना है, हमें खबरों को कलेक्ट करना है और फिर लिखना है, हमें खोजी खबरें करना है, हमें मंत्रालय मंत्रियों को देखना है, बस दिमाग में इतना चलता। पत्रकारिता ये है, पत्रकारिता ये नहीं है। इस पत्रकारिता के पीछे बहुत सारे कंटेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। जो दिखता है वो अलग चीज है, जो अखबार प्रिंट में आपके सामने दिखाई देता है उसके पीछे जो काम करते हैं वो अकेले रिपोर्टर नहीं होते, वो योजनाकार भी होते हैं, वो कंटेंट राइटर नहीं होते, वो स्क्रिप्ट राइटर नहीं होते। वो मुद्दे ढूंढते हैं, मुद्दे पैदा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उन पे मंथन करते हैं। रोज बैठ करके हर रिपोर्टर के लिए तैयार करना पड़ता है कि कौन किस तरीके का काम करेगा, आज फील्ड में कौन कौन सी रिपोर्ट्स तैयार होनी है। नए आइडियाज ढूंढे जाते हैं कि नए आइडियाज पे कैसे कैसे, इसके लिए अलग वर्किंग होती है, टीम बैठती है काम करने के लिए, 4-5 लोग उसके लिए बैठते हैं। आइडियाज ढूंढते हैं वो पूरे हिंदुस्तान भर के अखबारों को, मार्केट को देख करके, 30 त्योहारों को देख करके, समाज में परिवर्तन को देख के नए नए आइडियाज निकालते हैं, स्टोरी आइडियाज कहलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं अखबार के अंदर कि साहब स्टोरिया किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण किस तरीके की अखबार की डिजाइनिंग होना चाहिए, किस तरीके की हेडलाइंस होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके पीछे काम करती हैं। सिर्फ सिर्फ पत्र मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ ये दिखता है कि पत्रकारिता सिर्फ ये है कि न्यूज कलेक्ट करना है, अखबार में न्यूज लिखना है, कंप्यूटर पर बैठ करके वो छप जाना है, बस इतना ही काम नहीं है। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट अलग होते हैं, विज्ञापन डिपार्टमेंट अलग है, वहां भी एमबीए के बच्चे लगते हैं, वहां भी आप जैसे लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। क्या मार्केटिंग सहज है क्या? मार्केटिंग भी उनके लिए है जो अच्छा लिख पढ़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मार्केटिंग स्क्रिप्ट नहीं होती क्या? वो भी होती है, लेकिन नहीं। यहाँ दिमाग ये लगाया जाता है कि हम रिपोर्टर बन जाए। तो रिपोर्टर बन जाने का अर्थ, और दिमाग में एक चीज चलती है कि रिपोर्टर बन गए मतलब हमारे ऊपर सुरखाब के पर लग गए, मतलब हम बहुत बड़े दबंग हो गए, बाहुबली हो गए हम। नहीं, ऐसा कतई नहीं, कतई मत समझो। बाहुबली बनने के और दिखने के दिन खत्म। यहाँ रोजगार है, प्रोफेशन है आपका। हम पैसा कमाने के लिए निकले हैं घर से बाहर, जब मौका आएगा जब हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारियां ये हैं। तो यहाँ जो बात कर रहा था मैं आपको कि आप संपादकीय विभाग जो है, अकेला ये हो कि वहां संपादक की अकेले भूमिका होती है, नहीं, ये पूरा चैनल ऊपर से चलता है। अब आप देखो, हम आपको बता रहे हैं, प्रिंट अखबार की आप उठा के देखो, उसमें सबसे लास्ट पेज पे या कहीं कहीं अलग अलग अखबारों का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन रोजाना प्रिंट लाइन उसको कहते हैं, जो लास्ट में लिखा रहता है बहुत बारीक 9 पॉइंट में या 10 पॉइंट में, मुद्रक प्रकाशक XYZ फलानी फलानी जगह से प्रकाशित, फलानी फलानी जगह से प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पेज का नाम अलग मिलेगा आपको। फिर इसके बाद संपादक, संपादक के पहले अब जो बढ़ा है, अब आप देखो चैनल, प्रिंट लाइन में आपको मिलेगा प्रबंध संपादक, मुद्रक प्रकाशक, ये मालिक होता है आमतौर से। फिर इसके बाद जाएगा ग्रुप एडिटर, तो बड़े ग्रुप हैं जैसे भास्कर, राजस्थान पत्रिका,
स्वदेश, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे जो बड़े अखबार हैं, इनका एक ग्रुप एडिटर होता है। ग्रुप एडिटर मतलब जैसे मध्य प्रदेश के एडिशन उनके 4 हैं, तो उसका एक एडिटर ग्रुप एडिटर। हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में ये होता है कि जो पूरा ग्रुप एडिटर मतलब उनका बॉम्बे से जो प्रकाशन हो रहा है उसमें भी, दिल्ली का हो रहा, जो भी नोएडा का हो रहा, वो लखनऊ से हो रहा, वो सबका एक ग्रुप एडिटर हो गया, तो उसका ग्रुप एडिटर का नाम जाएगा। फिर इसके बाद एडिटर का नाम आएगा। ठीक, 1 2 तीसरा नाम हो गया, एडिटर हो गया। अब एडिटर के बाद में जाएगा आपका एजुकेटिव एडिटर। एजुकेटिव एडिटर के बाद रीजनल एडिटर, स्थानीय संपादक। इनमें से इन सारे लोगों की जिम्मेदारियां खत्म। ये सारे लोग जो हैं पद को सुशोभित कर रहे हैं। फंसा कौन? स्थानीय संपादक, रीजनल एडिटर। उसके आगे एक बिंदी लगी रहती है, स्टार बना रहता है, और उस पर लिखा रहता है कि कानूनी दाव पेचों के लिए जिम्मेदार, समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, मतलब कोर्टबाजी जितनी होगी सब स्थानीय संपादक जाना। ओके, ये हो गया। अब अखबारों में थोड़ी सी और परंपरा बढ़ी है। अब ये लिखा गया सलाहकार संपादक, ये भी प्रिंट लाइन में जाने लगा। ये गेस्ट सलाहकार संपादक मतलब पूरे ग्रुप को एडवाइस करता है। अब ये अकेली प्रिंट लाइन हो गई आपकी। एडिटोरियल का फंडा समझते हो आप लोग तो। कितने लोग हैं? 5 लाइन, 5-6 लोग तो आपके प्रिंट लाइन में चले आए। अब ये सब माई बाप है अखबार की। अखबार का जितना लेन देन फेन जो भी है XYZ सब इन लोगों के जिम्मे है। अब आप नीचे आओ। उसके बाद न्यूज एडिटर आया। न्यूज एडिटर भी एक न्यूज एडिटर हुआ, उसके नीचे न्यूज एडिटर हुआ एक और, एक न्यूज एडिटर फाइनल अखबार का, उसके नीचे एक और जूनियर न्यूज एडिटर होता, सब जून न्यूज एडिटर। और ये न्यूज एडिटर जो होते हैं अलग अलग बड़े बड़े ग्रुपों में, छोटे ग्रुपों में तो एक ही न्यूज एडिटर होता है, बाकी बड़े ग्रुपों में न्यूज एडिटर की अलग अलग, एक पॉलिटिकल हो जाता है, एक सोशल हो जाता है, बाकी को 6-7 बीट दे दी जाती है, ऐसे करके वो जिम्मेदारी संभालता है। तो 2 ये हो गए आपके। सर सब एडिटर का क्या काम है? सब एडिटर का, हाँ सब एडिटर सर उसका क्या काम होता है? आ रहा हूँ, ऊपर से ही आ रहा हूँ ना, ऊपर का समझ में आ गया ना, टॉप से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूज एडिटर हो गया आपका। अब न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी हो गई कि जो खबरें आती हैं वो देखिए, वो बता दूंगा। अब न्यूज एडिटर के बाद में हो गया कॉपी राइटर। ठीक है, वो हुआ। फिर इसके बाद आया आपका सब एडिटर। अब जितने भी अलग अलग वहां जितने भी होते हैं अखबार के संस्थान में, सारे के सारे सब एडिटर। सब एडिटर के अंडर में आते हैं सारे रिपोर्टर्स। सब एडिटर्स के अंदर आते हैं सारे करस्पॉन्डेंट। ठीक, इस सिस्टम से काम हुआ। अब रिपोर्टर्स हो गए, करस्पॉन्डेंट हो गए, आपका उप संपादक हो गया, सब एडिटर। ठीक है, यहाँ सब एडिटर जो होते हैं, सीनियर सब एडिटर होता है, जूनियर सब एडिटर होता है। इन सब के बाद एक और चलता है डेस्क इंचार्ज। डेस्क इंचार्ज 2-3 सब एडिटर्स के बीच में एक डेस्क इंचार्ज होता है। ठीक है, वो भी सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर होता है। ठीक है, फिर ये हुआ। अब ये चैनल आपका फुल फ्रेश हुआ। अब इसमें जो चीजें समाप्त हो गई हैं, अब ये समाप्त हो गया कि हाँ प्रूफ रीडिंग का एक सिस्टम अखबारों में रहता था, अब प्रूफ रीडिंग बंद हो गई।
तो प्रूफ रीडिंग से लोग आउट हो गए। अब रिपोर्ट्स लिखने, रिपोर्ट्स को पढ़ना, रिपोर्ट्स की काटा छांटी, उसकी शाब्दिक त्रुटियां, सारा कुछ जिम्मेदारियां रिपोर्टर्स की और करस्पॉन्डेंट की हो गई। अब उस पर कोई नहीं देखता कि आपने त्रुटियां कहाँ देखी है, सिर्फ आपको डांट के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कॉपी आपकी ऊपर जाती है तो आपको 4 सेक्टर पे डांट सुनने को मिलती है, किसी को भी। एक के निगाह से आपकी खबर रिपोर्टर, आप यदि ज्वाइन कर रहे हो तो आपने जैसे ही कॉपी दी, वो कॉपी एडिटर के पास गई, कॉपी एडिटर ने उनको चेक किया, कॉपी एडिटर के दिमाग से कोई चीज उतर गई और उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया आगे की ओर, तो वो सीधे सब एडिटर के पास जाएगी, सब एडिटर ने उसको चेक किया, सब एडिटर को कुछ त्रुटियां मिली तो ठीक, नहीं मिली, उसके आंख से आगे निकल गई तो सीधे सीधे पहुंचेगी आपके पास डेस्क इंचार्ज के पास। डेस्क इंचार्ज उसको देखेगा, डेस्क इंचार्ज उसको असाइन करेगा, असाइन करने के बाद सीधे भेजेगा संपादक की सीट पे या सेंट्रल डेस्क पे भेजेगा, जहां से अखबार के लिए, मशीन के लिए या पेज मेकिंग के लिए न्यूजें शिफ्ट होती हैं। वहां से वो पेज असाइन करता है, हेडलाइंस डालता है, हेडलाइंस देखता है, सब हेडिंग डालता है, ये सब रिपोर्टर को डाल के भेजना पड़ती है। सिर्फ संपादक उसको अपने मूड के हिसाब से, समाचार के मूड के हिसाब से हेडलाइंस बदलने का पावर उसके पास है। वो उसको फाइनल करता है हेडिंग वेडिंग सब डाल के और उसको सेंट्रल डेस्क को भेजता है। सेंट्रल डेस्क सीधे सीधे उसको पेज असाइन करके पेज पर भेज देती है कि किस पेज का समाचार है, कहाँ लगना है, किस स्थिति में लगना है। ये पूरा सॉफ्टवेयर है, हर अखबार का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, हाथ से कोई काम नहीं होता। एक बार आपकी खबर गई तो गई, है ना। इसके बाद यदि भूल चूक उसमें हुई है तो सवेरे रिमांड होनी है, तो आपकी होनी है, नीचे से किसी की नहीं होती, क्योंकि दबाव बहुत होता है अखबारों में काम करने का। तो ये एडिटोरियल का सिस्टम है, एडिटोरियल इस हिसाब से काम करता है। तो आप ये अंदाज लगाइए कि यदि आप एज ए रिपोर्टर काम कर रहे हैं, एज ए सब एडिटर काम कर रहे हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभाना पड़ती है। एक सब एडिटर के पास में इतना फ्लो होता है खबरों को देखने के लिए, खबरों को पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता कि वो हर खबर को देखे, इसीलिए सब एडिटर्स अधिक होते हैं, रिपोर्टर्स बहुत अधिक होते हैं, उसके बाद सब एडिटर्स की संख्या अधिक होती है। अब यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 60 रिपोर्टर्स के बीच में 4 सब एडिटर बिठा ले जाते हैं, या 50 या 25 के बीच में 3-4, ये क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। और कहीं कहीं ये होता है कि यदि 15 हैं तो एक ही सब एडिटर पे काम अखबार निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी तंग आर्थिक मुद्दा भी जुड़ता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि यदि 15 रिपोर्टर एक सब एडिटर को खबरें अपनी दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट मूड की खबरें हैं, डिफरेंट सेक्टर की खबरें हैं, और एक सब एडिटर कितने दिमाग से उन खबरों को एक बार में देखता होगा। उसे एकदम से पॉलिटिकल खबर को भी देखना है, दूसरे में क्राइम देखना है, तीसरे में मनोरंजन देखना है, चौथे में समाज देखना है ना, फिर 5वें में आकर के उसको किसी का भाषण देखना है, फिर जाकर के कोई कथा सुनना है, फिर रंगमंच देखना है। तो डिफरेंट विधियां हैं। अब आप संभाल लो कि 15 रिपोर्टर मतलब 200 खबरें, 200 खबरों को उसको देखना है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो प्रेस नोट्स आते हैं वो डायरेक्ट उसके पास आते हैं, उनको भी देखना है। तो सब एडिटर की जिम्मेदारी आप समझ गए कितनी होती है। और आंखों की चूक यदि उसके पास हुई, उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो वो इसके ऊपर, दिमाग के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है ना। वो ट्राई का खा करके ही बैठता है, हाँ? तो वो सारी चीजें उसको देखना पड़ती हैं, क्योंकि चूक हुई और प्रिंटिंग में चला गया तो सवेरे कौन चढ़ता है उसके ऊपर? पहले तो स्थानीय संपादक चढ़ता है, मुद्रक प्रकाशक नहीं चढ़ता। उसके पहले उसको डांट शुरू होती है वहां से, ग्रुप एडिटर फटकारेगा, ठीक है, एडिटर को, फिर एडिटर फटकारेगा एजुकेटिव को, फिर एजुकेटिव फटकारेगा लोकल एडिटर को, रीजनल एडिटर को, फिर एडिटर गुस्सा, क्योंकि उसकी चाय खराब हो गई तो तुम्हारी चाय खराब कर देगा। तो जब सब एडिटर की दिमाग खराब होगा, उसकी चाय खराब होगी, तो वो तुम्हारा दिन खराब कर देगा।
तो ये सिस्टम, डांट का क्रम ये और खबरों का सिस्टम ये। समझ में आया ये बात अब आप लोगों को? इस तरीके से काम चलता है, इस तरीके से काम होता है, अखबारों में भी और चैनलों में भी। चैनलों में थोड़ा स्टाफ कम होता है, अखबारों में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ देखना ज्यादा पड़ता है, वहाँ स्क्रिप्ट थोड़ी छोटी छोटी होती है या समाचार लेंदी होते हैं। एडिटोरियल का सिस्टम काम समझ में आया? सर ये ग्रुप Yes, sir. एडिटर जो बताया वो, हाँ, ग्रुप एडिटर और रीजनल एडिटर दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब अलग देखो है? ग्रुप बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं ना, जैसे एक एडिशन हिंदुस्तान का एक ही प्रदेश से 4-5 जगह से निकल रहा है, तो उनका एक एक एडिटर बना दिया जाता है, ग्रुप एडिटर। सेम सिस्टम वही है कि आपके संभाग में एक कमिश्नर बैठता है ना? कमिश्नर समझते हो? हाँ हैं? जैसे एक कमिश्नर, एक कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, कमिश्नर है। तो जो अब उसके एक कमिश्नर के अंडर में लगभग लगभग कुछ नहीं होता तो 5 से 6 जिले, मतलब 5 से 6 कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर्स रिपोर्ट किसको करते हैं? कमिश्नर को करते हैं। कमिश्नर डांटता किसको है? कलेक्टर को डांटता है। कलेक्टर किसको डांटता है? डिप्टी कलेक्टर को। डिप्टी कलेक्टर किसको डांटता है? तहसीलदार को। तहसीलदार किसको डांटता है? नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार किसको डांटता है? पटवारी को। ये सिस्टम है। ये सिस्टम समझ में आया? यही सिस्टम यहाँ है। ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे वाले को हड़काता चलता है। ऊपर वाला चाय खराब करता चलता है, नीचे वाला फिर अपने नीचे वालों की चाय खराब करता चलता है। ये सिस्टम सुबह ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अखबार प्रिंट होने के बाद सबसे पहले की कॉपी कार से या किसी भी साधन से, यदि 4 बजे अखबार छपा है तो 4 बजे मालिक के घर पहुंच जाता है, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर रहता हो। पूरा सारे एडिशंस वो 4 बजे रात में उनको पढ़ लेता है। ये जग जाते हैं और अखबार पे निगाह बनाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी उसके पहले फोन आ जाता है। संपादक घर जाकर के कमर अपनी सीधी करता रहता है, तभी फोन पहुंच जाता है। ये क्या हो गया? ये जिम्मेदारी का काम है। सर कॉपी एडिटर और सब एडिटर के फंक्शंस में डिफरेंशिएशन बता दीजिए। देखो कॉपी एडिटर जो होता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ये जो अखबार है, इनमें जो नियुक्तियां करते हैं लोग कॉपी एडिटर के रूप में करते हैं। कॉपी एडिटर्स क्या होते हैं कि रिपोर्टर्स जब आपको देता है कोई भी चीज, तो उसकी कॉपी, वो क्या रहता है, बिखरा हुआ सिस्टम रहता है टोटल। वो कहीं के कंटेंट कहीं कुछ रहता है, उसमें क्या आपको किसी के वाइट चाहिए हो, किसी का कथन चाहिए कि लगना है कि नहीं लगना है, आपकी शब्दावली आपके कंटेंट के हिसाब से है कि नहीं है, भाषा शैली कैसी है, वो पूरा सुधारता है उसको अखबार के फॉर्मेट में। उसको अखबार की पॉलिसी पता रहती है कि अखबार की पॉलिसी किस तरीके से चल रही है। आमतौर से क्या होता है, जैसे परंपरा होती है। अब जैसे आप किसी अखबार से गए हो, किसी अखबारों में ऐसा रहता है कि सीधा सीधा नाम लिखा जाता है। किसी का भी नाम हो, प्रधानमंत्री का भी नाम लिखना हो तो नरेंद्र मोदी लिखा जाता है। राष्ट्रपति का भी नाम लिखना हो तो मान्यवर और माननीय और आदरणीय और पूजनीय 108 नहीं लिखा जाता, सीधे सीधे लिखा जाता प्रेसिडेंट। लेकिन कुछ अखबारों में परंपरा ये चलती है कि वहां कहीं जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अब आपकी नजर में आया हो नहीं, मेरी नजर में है, और कहीं श्री का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगता है। अब मान लीजिए कि कोई नया रिपोर्टर आया है, तो वो उसके लिखने का जो शैली है, जो उसका पुट है, तो वो बनी हुई है वैसी तरीके से, श्री नरेंद्र मोदी जी। यदि मान लीजिए, हो सकता है कि भाई आप समाज में रह रहे हैं, सब जगह रह रहे हैं, कई लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है अपने लोगों को सम्मान दिलाने का, तो आपने कहीं श्री का इस्तेमाल कर लिया, कहीं जी का इस्तेमाल कर लिया, तो कॉपीराइटर उन चीजों को भी देख करके फिल्टर कर देता है। आपका इंट्रो गलत हो रहा है, आपके इंट्रो में कसाव नहीं आ रहा है, आपकी फ्लो नहीं बन पा रहा है, खबर का तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वो सारी चीजें कड़ाई से देखने के बाद
वो पास करता है। ये वेतनमान के हिसाब से देखा जाए तो सारी चीजें देखा जाए तो ये होता है संपादक के नीचे का पद, न्यूज एडिटर के नीचे, मतलब सब एडिटर से बड़ा पद है बड़े अखबारों में, क्योंकि सब एडिटर जो पास करता है उसको कॉपी एडिटर जाकर के कॉपी चेक करता है कि आपने क्या त्रुटियां की हो, क्या सुधारा है। ठीक है जी सर। हाँ, तो ये बड़े अखबारों में हो पाता है, छोटे अखबारों में कॉपी एडिटर आमतौर से नहीं रखे जाते, वो सब एडिटर की ही जिम्मेदारी होती है। कॉपी एडिटर सिर्फ फॉर्मेट में है, ये बड़े ग्रुपों में है, जो उन ग्रुपों में है जिन ग्रुपों में वेतन आयोग वगैरह, उन चीजों को तो अपन कभी चर्चा करेंगे, जो जिनमें वेतन आयोग का पालन किया जा रहा है, जहाँ वेतनमान वेतन आयोग के हिसाब से दिया जाता है ना, या तनख्वाह बिल्कुल फिक्स है वेतन आयोग के हिसाब से, जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो वहां पद इस तरह से भरे जाते हैं जहाँ वेतनमान चल रहा है। लेकिन अधिकतर अखबार हिंदुस्तान के वेतनमान का पालन नहीं करते, इस वजह से वो कुछ पदों को लापता कर देते हैं, तो वो अपना काम चला लेते हैं, है ना। ये फॉर्मेट समझ में आ गया? जी सर। कोई, है ना। मेरे अंदाज से चर्चा हुई होगी किसी क्लास में आप लोगों की, नहीं हुई इस पे? हुई है सर। हुई है ना। ये सर वो हायरार्की में हम लोग पढ़े थे सर, थोड़ा सा उसमें। अरे नहीं भाई, अभी क्लास चल रही है, उसमें कोई चर्चा हुई है? यस सर, उसमें हुई थी चर्चा सर। तो मैंने इसलिए नॉलेज में डाल दिया कि जो नए फॉर्मेट में जो चीजें चेंज हुई है वो आप लोगों को उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहो। क्योंकि थ्योरी में तो आप लोग पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है आपके पास में कि आप कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हो। मूड यहाँ नहीं बना तो कहीं और मूड बना सकते हो, मतलब अखबार में ही मूड आप कहीं और चेंज कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग न कर सको, तो आपका दिमाग चल सकता है कि आप विज्ञापन अच्छे तैयार कर सकते हो, विज्ञापन की आपके पास टेरिटरी बहुत अच्छी हो, तो आप विज्ञापन डिपार्टमेंट में आप फिट हो जाओगे। आप मार्केटिंग बहुत अच्छी जानते हो तो आप मार्केट, जरूरी नहीं है कि आप एमबीए के ही छात्र हो या एमबीए करके आए हो, आपका बोलचाल बहुत अच्छा है, आप किसी आदमी को प्रभावित कर सकते हो, तो आप मार्केटिंग पकड़ सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। आप अच्छा एक योजना बना सकते हो अखबार के प्रचार प्रसार के लिए, कि आप नई कोई योजनाएं ला सकते हो अखबार में, नए कंटेंट पैदा कर सकते हो, पाठकों को रुझाने के लिए कोई योजना बना सकते हो, तो आप उस टीम में आप शामिल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ तो रोजाना अखबार में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अखबार को ग्रोथ दे सकें, अखबार का बिजनेस बढ़ा सकें, अखबार की प्रसार को बढ़ा सकें। तो यहाँ कुछ लोगों की ऐसी आवश्यकता इसीलिए होती है कि नए लोग जो आ रहे हैं उनमें कंटेंट बहुत है दिमाग में। ये परंपरागत रूप से अखबार उनका दोहन करना नहीं चाह रहे कि आप रिपोर्टर बन जाओ, रिपोर्टिंग करो, ये करो, ये करो। नहीं, अखबार का ऑनर आपसे अपेक्षा ये करता है कि आपके आने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। आप आ रहे हो, रिपोर्टर तो हमारे पास 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अकेले को यदि मैं नियुक्ति दे दूं तो आप मुझे कितना लाभ दोगे, अखबार का स्वरूप कैसा बदलेगा मेरा, आप वो बताओ। तो आपके पास में वो होना चाहिए, कंटेंट दिमाग में होना चाहिए कि अपन ऐसा कर सकते हैं। यदि अखबार में इस तरीके का चेंज किया जाए तो मालिक के फायदे का हो, आपके भविष्य का फायदा का तो है ही। उसमें नई चीजें आपको सीखने को, पढ़ने को, लिखने को और मार्केट को समझने के लिए आपके पास समय मिल जाता है और आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर पाते हो। बच्चों को ये लगता नहीं, पत्रकारिता में लगता है कि सिर्फ रिपोर्टर बन जाना ही बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए, करना तो हो। आप दिमाग दौड़ाओगे तो बहुत सारी चीजें कर पाओगे, आसान हो जाती हैं चीजें। आपके दिमाग में नए कंटेंट घूम रहे हैं कि किसी अखबार को हम नए तरीके से, नए कले के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो स्वागत है। मालिक कहता आइए, स्वागत है, करो। 2 महीने का वक्त दिया आपको, प्रयोग करके बताओ अपना, चलो आ जाओ, दिया आपको पैसा मेरा,
दिमाग तुम्हारा, लेकिन दिमाग तो दो। इस टाइप के लोगों की आवश्यकता है। बचा पचा पत्रकारिता अब नहीं बची, उनको उससे कुछ नहीं मिलता, ये बिजनेस है। तो यहाँ ये चाहिए कि नया चीज, नया कलेवर, नई योजना। तो मार्केटिंग दिमाग, आप 10 जगह दौड़ते हैं, समाज में दौड़ते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो ये जो अखबार वाले जो गिफ्ट वाउचर्स और 30 त्योहार पे जो योजनाएं लॉन्च करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? ये कोई अलग से लोग पैदा थोड़ी हुए हैं, ये वही लोग हैं। सिर्फ ये है कि लोगों को पत्रकार नहीं कहते आप, लेकिन दिमाग देने वाले तो वही है ना। तो आप उसको मत लो पत्रकार। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्रकार सिर्फ लिखने पढ़ने वाला ही पत्रकार, ये सब पत्रकार ही हैं। पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ये सब पत्रकार हैं। दिमाग उनको जो दे रहे हैं वो पत्रकार ही हैं। आप रिपोर्टर्स के नाम जानते हैं, आप करस्पॉन्डेंट के नाम जानते हैं, चैनल पे एंकर का नाम जानते हैं, लेकिन एंकर को स्क्रिप्ट किसने लिख के दी उसको जानते हो? आप नहीं जानते। उस स्क्रिप्ट लिखने के पीछे उस लड़की ने या लड़के ने कितनी मेहनत की है, कहाँ कहाँ कितना घूमा है, ये जानता है क्या एंकर? नहीं। लेकिन आपको एंकर की छवि दिखती है, उसका प्रस्तुतिकरण आपको दिखता है, लेकिन उस पर्दे एंकर के बोलने के पीछे जो 15 लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ गए? वो भी तो पत्रकार है ना। लेकिन पत्रकार के रूप में आपको दिखा कौन? एंकर। बड़ी पत्रकार है वो, पत्रकार हो गई, जबकि वो लिखा लिखाया पढ़ रही है। वो सिर्फ उसको बोलने के पैसे मिल रहे हैं, कोई योगदान नहीं उसका न्यूज में। उसी तरह संपादक है, 25, 50, 100 लोगों की टीम नीचे काम करती है, सम्मान संपादक जी का होता है। अखबार का कलेवर अच्छा हुआ, सब हो गया, तो देखो फलाने संपादक के जमाने में अखबार में ये चेंज किया, आपकी मेहनत नीचे से थी। तो सारी कुछ नीचे से होती है। और ये चीजें क्या होती है कि जब नीचे चीजें आप उनको देना शुरू कर देते हो तो आपकी प्रगति के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बाबूगिरी नहीं है कि सरकारी एम्प्लॉई है जिस तरीके से बाबू बैठ जाते हैं, तो बाबूगिरी नहीं है। या दिमाग दौड़ाने की चीजें हैं कि हम कहां से निकाल सकें। वो बिजनेस कर रहा है अपना, तो आप भी बिजनेस करो उसके साथ। यदि वो आपको वेतन देकर के 30,000, 15,000, 20,000, 25, 40, 50 जितना आपको देने की इच्छा रखता हो वो उतना दे रहा है आपको, तो आपसे 50 लाख रुपए कमा रहा है। जब वो 50 लाख रुपए आपको 50 देकर कमा रहा है, तो आप अपने कंटेंट को लेकर के एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 पाने की स्थिति में आ जाओगे, आप 2 पाने की स्थिति में आ जाओगे। जब वो आपसे खरीद रहा है चीजें, तो आप दूसरे मार्केट आपके पास उपलब्ध हुआ ना, आप अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाओ, आपके कंटेंट को खरीदने के लिए लोग तैयार हो जाए, क्योंकि ये तो कंपटीशन है। चीज दिखी और लोगों ने उसको दूसरे ग्रुपों ने पकड़ा, तो ये चीजें पैदा करना पड़ती है, मार्केट बनाना पड़ता है खुद का। पत्रकार ऐसे नहीं होता कि मार्केट वो आ गया, डिग्री कर ली उसने तो ये कह दिया जाए कि माखनलाल का प्रोडक्ट है, मतलब अति विद्वान है भाई, रख लो इसको, अखबार का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भ्रम में मत रहो, कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं करता। सपोर्टिंग है ये एजुकेशन के लिए, आपको सपोर्ट देता है। बस इतना सपोर्ट देता है कि आप जानकार हो, आप जानते हो चीजों को, आप पत्रकारिता की, मीडिया की भावनाओं को समझते हो, मीडिया के कल्चर को आप समझते हो, मीडिया के एथिक्स को समझते हो, कानून को समझते हो, बस इससे आगे कुछ नहीं। इससे आगे का संघर्ष आपका स्वयं का है। यहाँ करके दिखाओ तो जी गए,
नहीं करके दिखाए तो खत्म। तो करने का है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो करके दिखाने का, और जो करके दिखाए तो थैंक यू सर्विस नहीं, कॉस्टिंग। पैसा स्टार्टिंग से नहीं आता, आता है धीरे धीरे आता है, लेकिन अपने आप को साबित करना पड़ता है। मैदान में उतरो कि साबित करो, पैसे लो, मुंह मांगा पैसा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पैसे को देने से पीछे पसीना बहाना पड़ता है, उस पीछे मेहनत करना पड़ती है। आप अपने आप को बेचने के लिए उस योग्य बना लो कि लोग आपको खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पत्रकार भी यही करते हैं। पत्रकार ऐसा नहीं होता कि किसी पत्रकार का आपने नाम नहीं सुना होगा जो एक अखबार में बैठा, ज्वाइन किया और वहीं से रिटायर हो गया। अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रोग्रेस है, उसको यहाँ प्रोग्रेस नहीं मिली, उसके दिमाग को प्रोग्रेस नहीं मिली, तो वो दूसरी जगह निकल जाता है, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, और जंप मारता जाता है वो। और फिर अंततः आपको कहीं किसी अखबार में संपादक बना हुआ दिखेगा आपको, कहीं स्थानीय संपादक, कहीं संपादक, कहीं न्यूज एडिटर, टॉप फील्ड पे बैठा मिलेगा आपको। एक जगह बैठ के नहीं कि आप वही इसी अखबार में आप रिपोर्टर बने थे, उस अखबार में आप संपादक बन जाओगे तो आपका बुढ़ापा कट जाएगा, खबर में चले जाओगे लेकिन संपादक नहीं बन पाओगे। तो यहाँ जंप है, रिस्क है, आपको रिस्क उठाना पड़ती है। जरूरी नहीं है कि इस डाल से कूदे तो उस डाल पे पकड़ ही लोगे, हो सकता है चूक जाओ तो नीचे गिर जाओ, हाथ पैर टूट जाए, 6 महीने प्लास्टर बंधा रहेगा, लेकिन फिर उठ जाओगे। तो यहाँ गिरने की गुंजाइश भी रहती है। इन सारी चीजों को डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअल हकीकत जो है वो चीज बता रहा हूँ कि डरो मत, करो। क्योंकि करोगे नहीं, गर्म पानी में उंगली नहीं डालोगे तो जलने का एहसास नहीं होगा। तो गर्म पानी में उंगली डालो, समझ में आएगा। जब जलेगी तो बरनाल लगाना पड़ता है, तो 3 दिन कष्ट होता है, फफोले आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आदमी को जब सहनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो उसको समझ में आ जाता है। एक टाइम आ जाता है हमें काम करने के बाद, हमें अपना खुद का मूल्यांकन करने की जिस दिन कैपेसिटी हो जाए, आप स्वयं का मूल्यांकन जिस दिन करने लगते हो, आपका मन कहने लगता है कि नहीं, मैं 15,000 का काम कर रहा था, ये अब 15,000 का काम नहीं है, अब मुझे 30 मिलेंगे तो मैं काम करूंगा। फिर आप नए अखबार, नए चैनल की जगह अपना दिमाग, अपना मार्केटिंग स्वयं करना शुरू कर देते हो कि मैं इस योग्य हूं कि अब मैं इतने में बिकूंगा। जिस दिन आप इस कंडीशन में आ जाते हो, आप बिकने लगते हो और आपकी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। उसी रेशो में आपका नीचे से सारी ग्रोथ बढ़ जाती है ना। तो इन चीजों को, इस थॉट्स को आप लेकर के जियो, तो पत्रकारिता में बहुत आगे निकल जाओ। लेकिन दिमाग में इन चीजों को बनाओ, क्योंकि जब तक अंदर अंदर ये मजबूती नहीं लेके आओगे ना, जब तक मजबूती नहीं होगी, जब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एकदम से एक दिमाग में एक थॉट नहीं बना के चलना चाहिए कि आज हमने डिग्री की है, हम कल पत्रकारिता के मैदान में उतरेंगे और हमको 50,000 का, 40,000 का पैकेज मिल जाएगा। तो बाबू भैया, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं है। आपके लिखने से कोई 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया के अखबार को कमाई नहीं होती। अपने आर्टिकल से कोई कमाई नहीं होती उनको। समाज का दर्पण है, समाज को उसको दिखाना है, चौथा स्तंभ है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करता है। लेकिन उसके पास भी पेट है, उसको भी पेट भरना है अपना, है ना। भूखे पेट भजन नहीं हो पाला वाला सिद्धांत यहाँ भी है। तो अपने आप को तैयार करो, और हर तरह से तैयार करो, फिजिकली, मेंटली। अखबारों को देखो, चैनलों को देखो, क्या होना चाहिए, क्रिएटिव क्या हो सकता है। अब क्रिएटिव
अलग टीम काम करने लगी, अखबारों में भी, चैनल में, क्रिएटिव टीम अलग से 5, 6, 8 लोग बिठा ले जाते हैं, क्रिएटिव, अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन ये सीनियर्स हैं, दिमाग लगा चुके हैं, दिमाग लगा लगा के यहाँ वहां से आ धक्के खा खा के आए, समझ लिया उन्होंने क्या नया होना चाहिए, रोज नया चेंज, रोज नया चेंज। प्रिंट में भी वही आफादाफी है, इलेक्ट्रॉनिक में तो और ज्यादा माथा खापी है वहां। तो ये चीजें चल रही हैं। क्या तो क्रिएटिव, रोज चेंज, बासी कुछ नहीं चाहिए। कैसे? तो इन चीजों पर दिमाग लगाओ। पैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा मिलता है, लेकिन एकदम से नहीं मिलता। एकदम से दिमाग मत बनाओ। मैंने अभी तक के अनुभव में देखा है, छात्रों के साथ में बातचीत करके इस तरीके से कि सबके दिमाग में एक थॉट बना रहता है, सबके दिमाग में एक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग में कितना पे स्केल है। बाबू, आप जीरो पे खड़े हो, अपनी उपयोगिता आप अभी सिद्ध नहीं कर पाए, आप अपनी डिमांड नहीं कर सकते। आपको तो अभी जो मिल जाए इंटर करो, स्ट्रगलर हो आप, आपको घुसना है। पॉकेट मनी मिल जाए तो भी स्वीकार करो, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म आपकी जो डिग्री के लिए और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको स्वतंत्र रूप से आपकी आइडेंटिटी पैदा कर दे, आपका मार्केट बनाए। दूसरे की बिजली, दूसरे का कंप्यूटर, दूसरे की एसी, दूसरे की चाय, दूसरे की कुर्सी टेबल, इस्तेमाल करें हम और दें कुछ ना उसको। तो शुरुआती दौर में जो मिल जाए अस्वीकार मत करो। बिल्कुल दिमाग मत बनाओ कि मैं 20,000 से ही स्टार्ट करूंगा, 15 से स्टार्ट करूंगा। नहीं, जो मिल जाए छोड़ो मत, घुस जाओ। घुसना बहुत मुश्किल है, एंट्री जरूरी है। एंट्री मार ली ना तो सब कर लोगे, एंट्री नहीं करी तो आपकी पहचान नहीं बनेगी, पहचान नहीं बनेगी तो आपका मार्केट नहीं बनेगा, मार्केट आपका नहीं बनेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फ्रीलांसिंग कर लेंगे, यूट्यूब चैनल कर लेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर लेंगे, तो यदि पत्रकारिता में पनाए तो पहले पत्रकारिता को समझे, पत्रकारिता की उन चीजों को, उन खट्टे मीठे अनुभवों को पहचाने, उन लोगों के बीच उठे बैठे जिन जो पत्रकारिता को खड़ा करने के लिए यहां तक आए। आज परसी परसाई थाली जो मीडिया की जो दिख रही है, इसके पीछे आज का मीडिया नहीं है, ये उन्हीं अनुभवी लोगों का मीडिया है। ये कोई नए लोग अवतरित नहीं हो गए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई नए लोग अवतरित हो गए या चैनलों पे नए नए आपको दिखने लगे। नहीं, ये वही पुराने लोग हैं, यही उनका ही अनुभव है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, जियो प्लेटफॉर्म पे ले आए, एयर में ले आए। ये सब पूरे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ही ओपन के आए हैं ना। एक पीढ़ी समाप्त होती है, दूसरी पकड़ लेती है। हम जो सिखा के जाएंगे आप उसमें नया प्लस कर दोगे। लेकिन हमने जो आज 30 साल 35 साल के बाद में जहां हम आज पहुंचे हैं, वहां पहुंचने में आपको कम से कम कुछ नहीं, आपकी रफ्तार हमसे तेज हो सकती है तो कम से कम 15 साल तो दोगे, 15 साल तो चाहिए ना। मेरे 30 साल के संघर्ष को यदि आप माइनस भी करोगे तो 15 साल तो आपको चाहिए दौड़ लगाने में। आप इनकार तो नहीं कर सकते ना उन चीजों को। तो आज हमें जो हम भुगतान, आज जो हम पैसा ले रहे हैं मीडिया में, तो हमने 30 साल बाद अपनी डिमांड पैदा करके लिया ना। आप
यहां से ओपन करना शुरू करो अपनी जिंदगी, तो पॉसिबल तो नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो 10 साल पीछे हम जहां थे वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सैलरी के मामले में। तो यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको साबित करने में समय लगेगा। जो हमने 30 साल में कमाया है वो आप 15 साल में कमा लोगे, नो डाउट, क्योंकि आपकी रफ्तार तेज है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज है। आज एक मोबाइल खरीद के आप आते हो, अगले हफ्ते उसका नया वर्जन आ जाता है, उसी रेट में आ जाता है। और पुराना जो मोबाइल आपने खरीदा है 20,000 का, उसकी कीमत बाजार में 4,000 रह जाती है। मतलब 1 महीने के अंदर कितना रेशो गिर जाता है। 2 साल के बाद वो मोबाइल 150 रुपया का भी नहीं बिकता। तो ये हाल डिजिटल प्लेटफॉर्म के हो रहे हैं, और यही चीजें सब धीरे धीरे हर जगह आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन चीजों को आप प्रैक्टिकली लो, प्रैक्टिकली समझो, तो पत्रकारिता में मजा है। क्योंकि बगैर जिए मरने का आनंद नहीं आता। पहले जी के तो देखो, जिंदगी है, पहले जियो। पत्रकारिता को पहले जियो, फिर मजा आएगा उसमें। ये वो वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम नहीं है, फाइल रजिस्टर लेकर के बैठ गए और दिमाग खपाने के लिए। दिमाग खपाने वालों को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ नहीं होती, उनकी फैमिली लाइफ नहीं होती। आपकी सोशल लाइफ भी है, आपकी फैमिली लाइफ भी है। आप सब तरह के मजे ले होते हो, जो आमतौर से लोगों को नसीब नहीं होता। हम इन संघर्षों में भी बहुत जिंदा दिली के साथ जीते हैं। हम हंसते भी हैं तो खुल के हंसते हैं, रोते भी हैं तो हमारा रोना भी दिखाई देता है। ऐसी जिंदगी जियो। पैसा देला तो कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पैसे देने की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, इसलिए पहले पहले जियो। आज की बात समाप्त कर रहे हैं भाई। धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके, कल मिलते हैं।